क्रैकडाउन एपिसोड नंबर 3 आज आपको सुनाई जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। कमांडर मुख्तार को हालात की संगीनी का शायद सबसे ज्यादा इदराक था। उसने गांव के लोगों को फौरन गांव छोड़कर पहाड़ की दूसरी समत निकल जाने के लिए कहा था। वो जानता था कि वो मुश्किल 8 घंटे बाद दुश्मन कुमक लेकर वापस आ जाएगा। एक लम्हे के लिए उसके दिल में अपनी मां और बहन का ख्याल भी आया, लेकिन इस तशवीश पर गांव के दूसरे लोगों की सलामती का जज्बा गालिब आ गया। चाचा अमीर, उसने अचानक ही एक बूढ़े को आवाज दी, तुम जैनब और मां को लेकर दूसरी तरफ निकल जाओ। सिर्फ जैनब बेटा, तुम्हारी मां शहीद हो गई है। बूढ़े ने बगैर लिगी लपटे रखे बड़े पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कमांडर मुख्तार, जहांगीर और दूसरे मुजाहिदों ने एक जुबान होकर कहा। मुख्तार की आंखें जरूर भर आई थी, लेकिन क्या मजाल जो उसके पायसबात में लग़ज़िश आ गई हो। चलिए, उसने कमांडर जहांगीर को इशारा किया। थोड़ी देर बाद कमांडर मुख्तार अपने दोनों साथियों समेत उनके दरमियान मौजूद था। कर्नल दुबे और कैप्टन ताराचंद इस काफिले में सफर करने के बजाय हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पहुंचे थे, जब वो मुश्किल आधे घंटे बाद ही अपने हमलावर दस्ते की तरफ से SOS इमरजेंसी पैगाम मिलने पर यहां पहुंचा था। अब वो दोनों कमांडर मुख्तार के मकान के अंदर अपने साथियों की लाशें देख रहे थे, जिनकी नहुसत में कई गुना इजाफा हो गया था। शहीद मां और दूसरे शहीदों की लाशें यहां नहीं थी। गांव वालों की वो लाशें देखकर अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को जोर से हाथ पर मारा। क्रैकडाउन उसके मुंह से निकला और कैप्टन ताराचंद की तरफ देखे बगैर वो हेलीकॉप्टर की तरफ चल दिया। क्रैकडाउन, कैप्टन ताराचंद ने गुस्से से खौलते हुए कहा और अपने साथियों के साथ भागता हुआ गांव की हुदूद से बाहर निकल आया। कर्नल दुबे का हेलीकॉप्टर भी फजा में ही था जब उसके हुक्म पर अमल शुरू हो गया। शिकस्त खोरदा और बौखलाए हुए भारतीयों ने गांव पर अपना गुस्सा निकालने शुरू कर दिया था। उन्होंने तबाहकुन गोलाबारी की थी। 10 मिनट की मुसलसल गोलाबारी ने गांव को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था। जहां चंद घंटे पहले जिंदगी अपनी पूरी रानाइयों के साथ मौजूद थी, वहां अब लकड़ी के मकानों से आग और धुएं की लिपटें आसमान की तरफ उठ उठकर नोहाखानी कर रही थी। क्रैकडाउन मुकम्मल हो गया था। फातेह भारतीय फौज अपने ठिकानों की तरफ वापस जा रही थी। कैप्टन ताराचंद बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने कर्नल दुबे की खासी शोहरत सुन रखी और खुद उसे भी एहसास था कि भारतीय फौज के गुस्ताफो की हैसियत से उसकी अपनी शख्सियत को भी जबरदस्त धचका लगा था। उस वक्त वो कर्नल दुबे के सामने खासा शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। नो डिफरेंस, कर्नल दुबे ने अचानक ही अपनी जगह से उठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कैप्टन ताराचंद ने होंठों की तरह उसकी तरफ देखा। कर्नल दुबे के होंठों पर एक मक्काराना मुस्कुराहट रक्षा थी। मुझे भी ऐसे शिकार का मजा आता है जिस पर मेहनत करनी पड़े। कैप्टन, मैं मचान लगाकर शिकार खेलने का कायल नहीं। ये काम तो भारतीय फौज के किसी भी कर्नल से लिया जा सकता है। मुझे यहाँ वो कुछ नहीं करना जो मेरे पेशरो करते आए हैं। उसने सिगरेट सुलगाते हुए कनखियों से कैप्टन ताराचंद की तरफ देखा। धुएं के मरहोले उसके मुंह से निकालकर फिजा में दायरे बना रहे थे। उसकी बहन की लाश न मिलने का एक ही मतलब है कैप्टन के वो अभी जिंदा है। अपने होंठों पर मुस्कुराहट जमाते हुए उसने कैप्टन ताराचंद से कहा और ताराचंद को इसकी बात का सारा मतलब समझ आ गया। खामखा एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर उतर आई। उसके तने हुए आसाब ढीले होने लग गए। वो जान गया था कर्नल दुबे क्या चाहता है। मैं समझ गया सर, कैप्टन ताराचंद ने हाथ में गर्दन हिलाते हुए कहा। गुड, ये हुई ना बात। कितने गांव हैं इर्द गिर्द? सिर्फ 2 या फिर जंगल? मैंने शमशीर नगर की तरफ जाने वाले रास्तों पर पेट्रोल पार्टियां फैला रखी हैं। कैप्टन, उस लड़की को जिंदा गिरफ्तार करो। मैं उसको चारा बनाकर मुख्तार को उसके हाइड आउट से बाहर निकालूंगा, फिर घात लगाकर शिकार करने का मजा आएगा। कैप्टन ताराचंद हांका लगाकर उसे घेर लियो। मुझे ये शख्स हर सूरत चंद दिनों में चाहिए। और हाँ, तुम्हारे कैट्स की मौत का अफसोस मुझे भी है। जैनब को यहाँ लाने से पहले उनका बदलाना उतारना शुरू कर देना। ख्याल रहे, मुझे झूठा शिकार पसंद नहीं। ओह नो सर, मैं सोल्जर हूँ सर, डिसिप्लिन को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सीनियर्स का हक जूनियर से पहले है सर, कैप्टन ताराचंद ने कहकहा लगाते हुए कहा। कर्नल दुबे ने जवाब में उसे ज्यादा जोरदार शैतानी कहकहा बुलंद किया था। अचानक ही कर्नल खिलाफ तवक्को संजीदा हो गया। उसने बराह रास्त कैप्टन ताराचंद की आंखों में झांका। ताराचंद के लिए खुद को कर्नल कहना मुश्किल हो रहा था। नाउ गो अहेड कैप्टन, याद रखना रिजल्ट चाहिए, अपनी मर्जी का रिजल्ट। उसकी आवाज सांप की फिनकार की तरह कैप्टन ताराचंद के कानों के रास्ते में गूंज पैदा कर रही थी। ओके सर, कैप्टन ताराचंद ने दोनों एड़ियां जोड़कर उसे सैल्यूट किया और फौरन बाहर निकल आया। गनी को जल्द से जल्द पेश करो। उसने अपने कमरे में पहुंचते ही अपने मातहतों को हुक्म दिया। राइट सर,
اس کے ماتحت CRP کے ایک مقامی انسپیکٹر نے جواب دیا، جس کے ذریعے عموماً وہ لوگ غنی سے رابطہ قائم کیا کرتے تھے۔ شمشیر نگر کے واسی اپنے شہیدوں کو سپرد خاک کرنے کے بعد اپنے غاصبوں کا ماتم کر رہے تھے۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی، لیکن ابھی تک دھند کا سحر نہیں ٹوٹا تھا۔ گاؤں کے گرد پھیلے پہاڑوں پر برف کے بادل بڑے بڑے گالوں کی صورت میں بلند ہو رہے تھے۔ سورج کی کپکپاتی کرنیں کبھی کبھی برفیلے بادلوں کی اس دبیز سہ کو توڑ کر چند منٹ کے لیے جب ماحول کو روشن کرتی تو شمشیر نگر کے اد جلے مکانوں سے اٹھتا دھواں نمایاں ہونے لگتا۔ کہیں کہیں سے ابھی تک لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں آ جاتی تھیں۔ حسرت و یار کی تصویر بنے گاؤں کے بوڑھے اپنے لمبے لمبے فیرن میں کپکپاتے اپنی متاع حیات کو جلتا دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے، یا پھر وہ چند نوجوان تھے جو اپنے جلتے مکانات کے کھنڈرات سے بچا کچا سامان نکالنے میں کوشاں تھے۔ ان کی آنکھوں سے ٹپکتی نفرت اور دلوں سے اٹھتا کرب اب الفاظ کی صورت اختیار کرنے لگا تھا۔ اچانک یہ کونے سے کسی بیوہ کی فلک شگاف چیخ سنائی دی۔ اس کا خاوند اور معصوم بچہ ماتا کے لگائے اس بلی کی بھیڑ چڑھ گئے تھے۔ کونوں خدروں میں سر نہوڑے بوڑھے اور عورتیں فوراً اس کی طرف لپکے اور تھوڑی دیر بعد وہاں وحشیانہ ماتم ہونے لگا۔ نوجوانوں کی آنکھیں خون برسانے لگی تھیں۔ اب تک گاؤں کی مسجد کے سامنے 5 بچوں کی چلی ہوئی لاشیں اکٹھی کی جا چکی تھیں۔ عورتوں کے بین نوجوانوں کی نفرت اور قہر کو مہمیز لگا رہے تھے۔ اچانک ہی فضا میں ایک دھاڑ گونجی، بھارتی کتوں کشمیر سے نکل جاؤ۔ بین ڈالتی عورتوں نے اس طرف گردن میں گھمائی۔ ایک نوجوان وحشیانہ انداز میں نعرے لگا رہا تھا۔ اچانک اس جیسے ساری وادی لرزنے لگی۔ ہم سب مانگیں آزادی، ہم سب مانگیں آزادی۔ سب یک زبان تھے۔ وہ اپنے وجود کی تمام تر نفرتوں اور جوش کو جمع کر کے بھارتی سامراج کا ماتم کر رہے تھے۔ اپنے گھروں کے جل جانے، اپنے پیاروں کے نوالہ آتش بن جانے پر وہ خوف زدہ نہیں تھے۔ بھارتی فوج کی توقعات کے بالکل برعکس وہ ان کی درمندگی سے سہمے نہیں تھے، سمٹے نہیں تھے۔ ان کے دلوں اور دماغوں میں موجود لاوا دبا نہیں تھا، پھیل رہا تھا۔ کرنل دوبے کے کریک ٹاؤن سے لگی آگ سے کہیں زیادہ آگ ان کے دلوں میں دہک رہی تھی۔ وہ بہر صورت آزادی چاہتے تھے یا پھر موت۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ جذباتی فیصلے جذبات میں بہ کر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جذبات ٹھنڈے نہیں پڑنے والے تھے۔ تمام لوگ ایک ہی بات کر رہے تھے، لے کے رہیں گے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی۔ اپنے معمول کے مطابق غنی شام کے بعد شمشیر نگر سے ملحقہ گاؤں کی طرف جا رہا تھا، جہاں اس نے قالین بانی کا کارخانہ لگا رکھا تھا۔ شمشیر نگر سے روانگی کے بعد اس نے 2-3 مرتبہ مختلف ہیلو بہانوں سے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب نہیں کر رہا۔ اچانک ہی وہ پہاڑی راستوں کی بلبلیوں میں غائب ہو گیا۔ اس نے جان بوجھ کر وہ پگڈنڈی اختیار کی تھی جسے سفر کرتا وہ ریسٹ ہاؤس پہنچا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے چاروں طرف سیکیورٹی کا جال پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑی کے دامن میں بنی اس عقوبت گاہ ہاؤس تک کو قلعے کسی حیثیت حاصل تھی، جس کے چاروں طرف 1.5-2 کلومیٹر تک CRP اور بھارتی فوج کی حفاظتی چوکیوں کا جال پھیلا ہوا تھا، اور شام ڈھلنے پر اس علاقے میں باقاعدہ گشت بھی ہوتی تھی، جس کا سلسلہ صبح تک جاری رہتا۔ ریسٹ ہاؤس تک براہ راست پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرف سرکاری کام سے آنے والے کے لیے جو سڑک بنائی گئی تھی اس پر بھی انہیں کافی دور رک کر پھر را کی فراہم کردہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے ریسٹ ہاؤس تک کرنل دوبے کے پاس پہنچایا جاتا تھا۔ غنی معمول کے مطابق چلتا ہوا کرنل دوبے سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو بڑی سی گرم چادر سے اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ نزدیک سے دیکھنے پر بھی اس کی پہچان ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ سارا گورکھدھندا اس نے حفاظت پھیلایا۔ اس بات کا اسے بھی بخود علم تھا کہ اگر وہ ایک مرتبہ کہیں مجاہدین کی نظروں میں آ گیا تو وہ لوگ اسے کشمیر تو کیا بھارت کے کسی کونے سے بھی ڈھونڈ کر بڑی اذیت ناک موت مار ڈالیں گے۔ اسے اپنے پیش رو بہت سے سرکاری ٹاؤٹوں کے حسر کا علم تھا۔ مجاہدین نے ان کو عبرت کا نشان بنا کر موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ غنی نے جان بوجھ کر ایک حفاظتی پوسٹ کا رخ کیا تھا۔ یہ CRP کی پوسٹ تھی، جہاں کا پوسٹ کمانڈر انسپیکٹر منشی رام تھا، جسے کیپٹن تاراسن نے بلا کر غنی کو فوراً پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ لوگ غنی سے انسپیکٹر منشی رام ہی کے ذریعے رابطہ کیا کرتے تھے۔ ابھی سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا اور پہاڑی کے دامن میں اتنا اجالا موجود تھا کہ وہ 20-30 گز کے فاصلے سے دکھائی دے سکتا تھا۔ وہ اس نزدیک آنے پر اس نے تربیت کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے ایک خاص سگنل دے دیا تھا۔
पोस्ट के टावर पर आंखों से दूरबीन लगाए सेंतरी ने इंस्पेक्टर मुंशीराम को आवाज देकर किसी अजनबी की आमद से मुतले किया था और इसके अगले अहकामात का मुंतजिर था। आने दो साले को, अपना आदमी है। मुंशीराम ने गनी को मोटी सी गाली देकर कहा लगाया। उसके बावजूद दो सिपाहियों ने बड़ी फुर्ती से गनी पर राइफलें तान ली थी और उसे अपनी राइफलों की जद में ही यहां तक लाए थे। इंस्पेक्टर मुंशीराम के इशारे पर वो वापस लौट गए। गनी ने अपने मुंह से चादर अभी तक अलग नहीं की थी, क्योंकि अभी तक वो खुद को मुकम्मल महफूज ख्याल नहीं करता था। इंस्पेक्टर मुंशीराम ने अपने अफसरान की हिदायत पर उसका स्वागत बड़ा भरपूर किया था और अब उसे अपनी जीप में बिठाकर कैप्टन ताराचंद की तरफ ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो ताराचंद के सामने हाजिर था। वेल मिस्टर गनी, कर्नल साहब बहुत गुस्से में हैं। तुम्हारी तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इस मरतबा तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं थी। कर्नल तो तुम्हारे लिए कुछ और सोच रहा था, लेकिन मैंने ये कहकर तुम्हारी जान बख्शी करवाई है कि तुम्हें एक और मौका जरूर मिलना चाहिए। गनी का दिल तो यही चाहता था कि उसका गला दोनों हाथों से घोंट दे, लेकिन वो बेबसी से सिवाय खून के घोंट पीने के और कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी उसने हिम्मत करके कह ही दिया, सर मेरा क्या कसूर है? मेरी इत्तला तो सही थी। इडियट, तुमने ये नहीं बताया कि उनके पास इतना ज्यादा इमोनेशन भी था और इतनी ज्यादा तादाद में थे। जिन लोगों ने पहाड़ की तरफ से हमला किया उनकी इत्तला भी नहीं। मालूम है ये कितना बड़ा जुर्म बनता है तुम्हारे खिलाफ। तमाम जवान कह रहे हैं कि तुमने उन्हें बेखबरी में मरवा दिया। ताराचंद जानता था कि वो जो कुछ कह रहा है वो झूठ है। मुजाहिदीन के पास उनके मुकाबले में असलहा आटे में नमक के बराबर भी नहीं था, अलबत्ता जज्बा ईमानी बेपनाह था जिसका वो मुकाबला न कर सके। और पुष्ट हमला करने वालों को तो गनी ही क्या, भारतीय इंटेलिजेंस भी नहीं जानती थी। वो लोग तो बलाए नागहानी की तरह उन पर नाजिल हुए थे। असलहा तो उनके पास भी बराए नाम ही था। उन्होंने भी भारतीय फौज के दिलों पर मुजाहिदीन की दहशत से ही फायदा उठाया था, वरना तो भारतीय फौज के पास उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर असलहा और तरबियत मौजूद थी। गनी जानता था कि बुज़दिल और गद्दार का सच भी झूठ और गालिब का झूठ भी सच होता है। उसका तो नीचे का सांस नीचे और ऊपर का ऊपर रह गया, लेकिन जल्द ही वो संभल गया। महाराज, अभी आपके हाथों से कुछ नहीं निकला, उसने चापलूसी से कहा। देखो गनी, हमारे साथ ज्यादा होशियारी नहीं। तुम काम थोड़ा करते हो और नंबर ज्यादा बनाने के चक्कर में रहते हो। कर्नल दुबे को बहर सूरत ज़ैनब चाहिए। हम उस लड़की को कब्जे में लेकर मुख्तार को पेश होने पर मजबूर कर सकते हैं। जनाब, वही तो मैं अर्ज करने लगा हूं, गनी ने उसकी बात काटते हुए कहा। अच्छा अच्छा कहो। ताराचंद ने अभी तक अपने चेहरे और लहजे की दुरुस्ती को कायम रखा था। कल सूरज निकलने से कुछ देर पहले आपको ज़ैनब घर पर मिल जाएगी। वो खौफजदा होकर नजदीकी जंगल में छुप गई थी, लेकिन शमशीर नगर के नौजवान उसे वापस ले आए हैं। गनी ने मक्कारी से दांत निकालते हुए कहा। ओह, वेल डन। ताराचंद के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। इस मरतबा आप राजदारी का खास एहतमाम कीजिए और जो रास्ते मैं बताऊं उधर से हमला कीजिए, तभी गोहरे मकसूद हाथ आएगा। गनी ने अपनी अहमियत जताने का चक्का चलाया। ठीक है, बताओ। ताराचंद ने उसके सामने कागज और कलम रख दिया। गनी उसे कागज पर लकीरें लगाकर समझाने लगा कि इस मरतबा उन लोगों को किस रास्ते से शमशीर नगर में दाखिल होना चाहिए और किस तरह खास राजदारी का एहतमाम करना चाहिए। गनी, एक बात याद रखना, अगर इस मरतबा तुम्हारी इत्तला नामुकम्मल हुई और हमारे जवानों को इनकाउंटर फेस करना पड़ा तो शायद तुम्हें कर्नल साहब से भगवान भी न बचा सके। ताराचंद ने उसे बात नहीं दी। सर, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। गनी ने उसे फिर इत्मीनान दिलाया। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुंशीराम, इसका इनाम दे दो। उसने मुंशीराम को बुला लिया था और फिर मुंशीराम उसको कुछ देता हुआ नजर आया, लेकिन ये एक मामूली सी रकम थी। थोड़ी देर बाद मुंशीराम से हकीर सी रकम वसूल करने के बाद गनी मामूल के मुताबिक वापस चल दिया था। गनी ने वापसी के सफर पर अपनी दानिश में कोई बेएहतियाती नहीं की थी, लेकिन वो इस बात का अंदाजा न कर सका कि जहांगीर के मैदान अमल में आ जाने से मुजाहिदीन की कुव्वत ही में इजाफा नहीं हुआ, रॉ के लिए भी मसाइब का अंबार खड़ा हो गया है। मुख्तार के साथ अपने हाइड आउट पर बखैर व आफियत पहुंचने के बाद उसके लिए सवाल ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया था कि आखिर शमशीर नगर में मुख्तार की मौजूदगी की खबर रॉ तक किस तरह पहुंची। शमशीर नगर का बच्चा बच्चा आजादी के लिए कर तो सकता था, लेकिन इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो भारतीय इंटेलिजेंस को इस गांव में मुख्तार की मौजूदगी से मुतला करें। ब्लैक कैट्स के हमले ने यह बात साबित कर दी थी कि इस गांव में उनका टारगेट सिर्फ मुख्तार का घर था और यही उनके इस गांव पर हमले का भी जवाब बनता था। जहां तक मैंने गौर किया है, कोई भी फर्द ऐसा नहीं जिस पर शक किया जा सके। मुख्तार ने बड़े गौर और फिक्र की बात कहा। दोनों अपने महफूज ठिकाने पर पहुंचने के बाद फौरन ही दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का जायजा लेने बैठ गए थे। जहांगीर ने उसे कहा था कि वो मुश्तबा लोगों की एक फहरिस्त जरूर बना ले।
मुख्तार ने जहांगीर के साथ बेस कैंप में 3 माह गुजारे थे। वो जानता था कि मार्शल आर्ट्स और इंटेलिजेंस की जदीद तरीन तकनीक पर महारत रखने वाला जहांगीर बज़ाहिर आम मामलात को भी बहुत सीरियस लेता था। इस बात का तो अंदाजा मुख्तार भी बखूबी लगा सकता था कि भारतीय इंटेलिजेंस जिस तेजी से टाउटों का जाल बिछा रही है, उससे मुजाहिदीन की कोशिशें बुरी तरह असरअंदाज हो रही हैं। तहरीक के आगाज ही में मुजाहिदीन ने मुक़द्दस कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन करके इन आसीन के सांपों को निशान इबरत बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से मसाइल की चक्की में पिसे मजबूरी कश्मीरियों में से भारतीय इंटेलिजेंस को अपने काम का कोई न कोई आदमी मिल ही जाता था। शमशीर नगर के नजदीक उनका कौन सा अड्डा है? अचानक ही जहांगीर ने पूछा। रेस्ट हाउस। क्यों? मुख्तार ने जवाब देते हुए उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। फौरन उठो, हम दोनों अभी चलते हैं, जहांगीर ने खड़े होते हुए कहा। लेकिन कहां? मुख्तार की उलझन अभी तक खत्म नहीं हुई थी। तुम्हारे गांव से जो रास्ता रेस्ट हाउस की तरफ जाता है, हम उस पर जितना दूर जा सकते हैं जाएंगे, जहांगीर ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन हम 2 आदमी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम यहाँ उनकी मोर्चाबंदियों का अंदाजा नहीं कर सकते। अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि रेस्ट हाउस पर सीधा हमला करें। खुदा करे जल्द वो वक्त आए। तुम नहीं जानते वो इर्द गिर्द के दर्जनों देहात तबाह कर देंगे, लोगों को जिंदा दरगोर कर देंगे। एक जख्म खोरदा और झंझलाते हुए रीछ से तुम क्या तवक्को कर सकते हो? मुख्तार ने अपना इंदिया जाहिर किया। तुम्हारा अंदाजा गलत है मुख्तार। हम वहां हमला करने नहीं, घात लगाने जा रहे हैं, और ये घात भारतीय फौज के खिलाफ, अपने उस आस्तीन के सांप के खिलाफ लगाएंगे जिसको अब भी हम पहचान नहीं रहे। जहांगीर ने उसके तजस्सुस का खात्मा किया। ओह, तो ये मतलब है तुम्हारा? मुख्तार को अभी इसकी बात समझ आने लगी थी। हाँ मुख्तार, जिस किसी ने भी ये गद्दारी की है वो आज जरूर अपना इनाम वसूल करने या फिर अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देने वहां जाएगा, जहांगीर ने कहा। चलते हैं। मुख्तार को अब तक इसके प्लान की समझ नहीं आई थी, लेकिन उसने बेस कैंप में जितना अरसा जहांगीर के साथ गुजारा था, उसके बाद से वो उस पर एतमाद कर सकता था। दोपहर के बाद जहांगीर ने अपने साथियों को हिदायत दी और अपनी शहादत की सूरत में मुतबादिल कमांडर का तयन करने के बाद वो दोनों क्लाशनकोफियों और कुछ ग्रेनेड लेकर चल दिए। मुख्तार आगे था और जहांगीर उसके ताकुब में चल रहा था। रेस्ट हाउस की तरफ से शमशीर नगर को आने वाले रास्ते तक पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी थी। जहांगीर ने इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया था और रवानगी पर अपने गले में नाइट विजन अंधेरे में देखने वाला दूरबीन लटकाना नहीं भूला था। दोनों बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे। दोनों ही जानते थे कि अगर एक मरतबा यहाँ राह के बिछाए सिक्योरिटी जाल में फंस गए तो रिहाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक मखसूस जगह पर पहुंचकर मुख्तार रुक गया। उसने जहांगीर को हाथ के इशारे से सामने की तरफ इशारा करते हुए वो पहाड़ी दिखाई जिसके दामन में रेस्ट हाउस मौजूद था। यहाँ रास्ता कदरे खुल गया था, लेकिन अंधेरा होने के सबब उन्हें ज्यादा दूर का मंजर वाज़ेह दिखाई नहीं देता था। कभी कभी किसी कोने से टॉर्च की रोशनी एक लम्हा को नमूदार होती तो दोनों को अंदाजा हो जाता कि गश्त शुरू है और पेट्रोल पार्टियां आपस में मिलाप रखने के लिए सिग्नल दे रही हैं। जहांगीर मुख्तार की तकलीद में एक बड़े पत्थर पर बैठ गया, जहां से वो इस तरफ आने वाले रास्तों की खुद को दूसरों की नजर से महफूज रखकर निगरानी कर सकते थे। जहांगीर ने दूरबीन अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और दोनों वक्फे वक्फे से उसे आंखों में लगाकर अंधेरों में दूर तक का मंजर देख लेते थे। फिलवक्त तो उन्हें पहाड़ों के कुदरती सिलसिले के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त जहांगीर ने आंखों से दूरबीन लगाई हुई थी जब अचानक ही वो चौंका। उसने चट्टान की ओर से बरामद होने वाले रास्ते से किसी सिविलियन को इस तरफ आते देखा था जिसने मकामी लिबास पहन रखा था। एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैलती चली गई। उसका अंदाजा ठीक निकला था। गौरे मकसूद हाथ आने वाला था। इस ज़िमन में उन्हें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए दूरबीन मुख्तार की तरफ बढ़ा दी और उंगली से सामने की समत इशारा किया। मुख्तार ने दूरबीन आंखों से लगाई, फैरन पहने और अपने सर और मुंह को ढांपे उससे कोई शख्स इस तरफ आता दिखाई दिया। दूरबीन के शीशों को क्लोज किया तो उसके खुदुखाल वाज़ेह होने लगे और उसकी शक्ल नुमाया नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मुख्तार चूंकि बगैर न रह सका। ये तो चाचा घनी था। उसकी चाल ढाल और जिस्मानी साख्त बिल्कुल चाचा घनी जैसी थी। कहीं उसकी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ? उसने सोचा और दोबारा गौर से उस तरफ देखने लगा। अब तो उसका शक यकीन में बदलने लगा था। ये वाकई चाचा घनी था। ओह मेरे खुदाया, ये तो चाचा घनी है। यहाँ क्या कर रहा है? बेसाख्त उसकी सरगोशी ने की। ये तो हम उससे पूछेंगे कि यहाँ क्या कर रहा है। चलो आओ उसे घात लगाकर काबू करें। दोनों चीते की तरह दबे पांव उस रास्ते पर वापस घूम गए जिस पर चलते हुए यहाँ तक आए थे। मुख्तार अब एक ऐसे मोड़ पर ले आया था जहां से अब सिर्फ एक रास्ता गांव की तरफ जाता था जिससे गनी को बहरहाल गुजरना था। दोनों एक दूसरे से कुछ फासले पर चुप कर बैठ गए। उन्होंने अपने मुंह ढांप लिए थे।
गनी पर यह आफत बलाए नागहानी की तरह नाजिल हुई थी। उसने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि मुजाहिदीन उसकी खबरगिरी को यहां भी पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो पहाड़ी के दामन से इस रास्ते पर घूमा जो शमशीर की तरफ जाता था, अचानक ही कात में बैठे जहांगीर ने पंजों के बल हवा में चकन भरी और उड़ता हुआ उस पर यूं गिरा था कि खौफ के मारे गनी के मुंह से चीख भी न निकल सकी। जब उसे होश आया तो जहांगीर ने एक हाथ उसके मुंह पर सख्ती से इस तरह जमा दिया था कि उसके लिए अपनी गर्दन मोड़ना भी मुमकिन नहीं रहा था। ये थी हमारी आज की एपिसोड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दें ताकि हम मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहें।